नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स थ्रिल से में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वालिफायर की। जी हाँ, जहाँ की ये एक वॉर वाली सिचुएशन थी, जहाँ हमें पता था कि दोनों टीमें एकदम टक्कर की हैं। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कैप्टनसी में और पैट कमिंस की कैप्टनसी में सनराइजर्स हैदराबाद। मैच का हाल तो वही था, कभी खुशी कभी गम वाला। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की कि पैट कमिंस की कैप्टनसी का अपना लेवल है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से कैप्टनसी के मामले में संजू सैमसन एक उभरते हुए सितारे हैं, जिनका टेम्परामेंट जिस तरीके से कूल रहते हैं, जिस तरीके से काम रहते हैं सिचुएशंस में, और जो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस दो तरह की कैप्टनसी को एक साथ देखने का, एक ग्राउंड में देखने का मज़ा ही अलग है। इस तरीके के मैच बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैं तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अब ये सारी टीम्स मेरी फेवरेट है जो टॉप में है। तो इसमें मैं बस एंजॉय करने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन आज का मैच कुछ, जैसे कि मैंने बताया, कभी खुशी कभी गम जैसा था सिचुएशन इसमें, क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम हारती तो दुख तो होता ही है थोड़ा, लेकिन दूसरे के लिए खुशी भी होती है कि आगे एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। खैर, आज के मैच में जो हुआ है उसे हम कह सकते हैं कि संजू सैमसन की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं उनकी पहले भी तारीफ करता आया हूं। हालांकि आज वो बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कैप्टनसी में जब उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को बैटिंग करने के लिए बुलाया, जब तक सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग कर रही थी तब तक सब कुछ ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि 175 का ही टोटल उन्होंने बनाया था। और आपको पता ही है 180 के नीचे के टोटल को मैं आईपीएल में टोटल नहीं मानता हूं। हालांकि इस मैच में बिल्कुल उलट हुआ इसके, क्योंकि जनरली सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में ड्यू आ जाएगी। आज वो ड्यू फैक्टर नहीं था। बाई चांस आप इसे हार्ड लक कह लो संजू सैमसन का, या कह लो कि किस्मत ने उनके साथ खेल खेला है, तो वो फैक्टर आ गया। तो वहां संजू सैमसन को एक हार्ड लक फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं कहूंगा थोड़ा एडवांटेज भी मिला पैट कमिंस को। लेकिन पैट कमिंस की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नया कैप्टन जब कोई होता है, जब कोई नया कैप्टन आता है और वो ऐसी सिचुएशन में हो, तो वो जनरली क्या करेगा, वो अपने प्लान्स पे ध्यान देगा कि मैंने ये प्लान बनाया था, उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और शायद उसमें वो फंस भी सकता है। लेकिन यहां इन्होंने सिचुएशन को देखा, परखा, और उसके बाद वो समझ गए कि यहां उन्हें अपने स्पिनर्स यूज करने चाहिए, और उसका उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया है। पोस्ट मैच में भी ये बात सबने एक्सेप्ट भी की कि हाँ, जो संजू सैमसन ने भी ये कहा कि जो स्पिनर्स आए और जिस तरीके से पैट कमिंस ने उनका इस्तेमाल किया, जो स्पिनर्स आए और जिस तरीके से पैट कमिंस ने उनका इस्तेमाल किया, वो काबिले तारीफ था। वो संजू सैमसन भी समझ सकते थे। देखो, एक अच्छा कैप्टन इस चीज को हमेशा समझ पाएगा कि सामने वाले कैप्टन ने सिचुएशन को अच्छे से यूज किया है, और जाहिर सी बात है तब तक उनकी बैटिंग आ चुकी थी, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे राजस्थान रॉयल्स वाले इसमें। खैर, अगर मैच के बारे में बात करें तो पहले बैटिंग करने आए सनराइजर्स हैदराबाद, तो 34 बॉल में 50 रन बनाए क्लासन ने, और 15 बॉल में 37 रन बनाए राहुल त्रिपाठी ने, जो कि काबिले तारीफ है। जिस स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं वो बहुत ही अमेजिंग था। और वहीं अपने पिछले दो मैच की गलतियों को देखते हुए ट्रेविस हेड थोड़ा संभल के खेले, और उन्होंने 28 बॉल में 34 रन बनाए। उन्होंने वो गलती नहीं की कि जल्दी से अपना विकेट थ्रो करके चले जाए। हालांकि जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद का हर बार एटीट्यूड रहता है कि वो हमेशा रन रेट को चार्ज रखना चाहते हैं, तो उसी तरीके से उनके कुछ विकेट गिरे जरूर, लेकिन जो ज्यादातर विकेट थे वो गिरे थे स्लोअर बाउंसर्स पे लोगों ने विकेट थ्रो किए हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, और मुझसे बेटर ये पैट कमिंस समझ सकते हैं। और मुझे पता है कि अगली बार जब वो आएंगे तो ऐसी कोई कमी नहीं होगी उनकी टीम में, क्योंकि पैट कमिंस जैसा कैप्टन हमने उन्हें वर्ल्ड कप में देखा है परफॉर्म करते हुए, हमने उन्हें अभी इस आईपीएल में देखा परफॉर्म करते हुए, तो मुझे पता है ये, और आप सभी को भी पता होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो ये इस कमजोरी पे भी काम कर चुके होंगे। और अगर मेरा मैसेज जा सकता है तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि वो इस पे काम कर चुके हों। खैर, जब ये लोग ये रन स्कोर कर रहे थे, इन लोगों के इस कंट्रीब्यूशन से जो टोटल पहुंचा वो 175 था। 9 विकेट्स तक गिर गए थे लास्ट में, लेकिन 175 तक इन्होंने अपना रन पहुंचा लिया। अब देख लो, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि सारे ऑड्स के बावजूद, टॉस हारने के बावजूद, फर्स्ट बैटिंग थी, और इन्हें भी एक्सपेक्टेड होगा कि बाद में ड्यू होगा तो शायद इससे बेटर स्कोर हो पाए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके जितना हो सके 180 के क्लोज ही रखा है ये गेम। हालांकि इसमें जो ये विकेट गिरते गए, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बोल्ट का, क्योंकि 3 विकेट उन्होंने लिए, 3 विकेट आवेश खान ने भी लिए थे। और ऐसे ही सबको मतलब बॉलिंग टीम, मतलब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बॉलिंग में भी कोई कमी नहीं थी, और अगर वो ड्यू वाला फैक्टर आता तो शायद गेम चेंज ही हो जाता।
लेकिन वो हुआ नहीं। जब इसे चेज करने के लिए राजस्थान रॉयल्स आए तो 21 बॉल में 42 रन बनाए यशस्वी ने। और साथ ही तारीफ करनी पड़ेगी ध्रुव जुरैल की, उनका रेजिलियंस आज देखने लायक था। उन्होंने 35 बॉल में 56 रन मारे हैं और ये देखने वाली बात है कि मतलब वो गिव अप करने को तैयार नहीं थे। अब इट्स जस्ट के ध्रुव जुरैल की बैटिंग ही बहुत बाद में आती है। अब जाहिर सी बात है इनके पहले भी जो बैट्समैन थे जैसे और रियान पराग हो गए या यशस्वी सैमसन, ये लोग हो गए, तो इनकी भी बैटिंग में कोई डाउट नहीं, ये भी अच्छा बैट करते हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं ध्रुव जुरैल को ही ऊपर भेज देना चाहिए था। यू नेवर नो कब कौन सा बैट्समैन चलने वाला है। लेकिन तब तक जब तक ये आए, जब तक ये संभालते, तब तक चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और हिटिंग भी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी कि अगर एक साइड से ये हिटिंग कर पा रहे हैं तो दूसरी साइड से, क्योंकि तब तक सिचुएशन टफ हो चुकी थी, रन रेट हाई चाहिए था। तो उस सिचुएशन में दूसरे साइड इनके पास कोई बंदा ही नहीं था जो संभालता। तो संभालते संभालते ये विकेट तो बचा पाए अपने 3, लेकिन मैच में जो ये टोटल अचीव कर पाए 20 ओवर में वो था 139 रन का। तो कुल मिलाकर के इन्हें स्कोर नहीं करने दी, जिसमें मेन फैक्टर ड्यू का तो था ही, उसके अलावा पिच में इतनी टर्न होने लग गई थी कि एक बार को तो देख के मैं भी शॉक हो गया था कि फर्स्ट इनिंग में उस तरीके से टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन सेकंड इनिंग में जब टर्न होने लगी तो पैट कमिंस ने, बस यही कैप्टन का दिमाग चलता है, यही पैट कमिंस ने अपना दिमाग चलाया और अपने स्पिनर्स लगाए। यही आज तारीफ करनी पड़ेगी कि अभिषेक शर्मा जो हैं, जो आज बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे, वो बॉलिंग में आकर के उन्होंने कमाल दिखाया। और शाहबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने 3 विकेट तो बॉलिंग में भी लिए और 18 रन भी बनाए थे बैटिंग में, तो तारीफ करनी पड़ेगी उनकी और इसी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच में मिला है। लेकिन साथ ही मैं ये एक बात होती है कि इस मैच को 36 रन से जीत लिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो इस मैच में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे उसमें शाहबाज भी हैं, तो हेड भी हैं, साथ में आपके अभिषेक भी हैं, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने की है कि अगर उन्हें एक वैसी टर्निंग पिच मिल जाए तो मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा पोटेंशियल बैट्समैन और बॉलर, एक अच्छा ऑलराउंडर बन के दे सकता है। तो अब पता चल रहा है कि युवराज सिंह की मेंटरशिप कहां काम आ रही है और किस तरीके से काम आ रही है। जैसे युवराज सिंह के साथ होता था कि हमने एक टाइम पे देखा हुआ है कि उनकी आर्म बॉल बहुत फेमस थी, जिसके बारे में आज हमने अभिषेक को भी देखा उस तरीके की बॉल फेंकते हुए और बॉल टर्न भी करा रहे थे। तो मतलब मुझे लगता है कि ये शायद बेटर बॉलर साबित होंगे अगर इन्हें अच्छे से ग्रूम किया गया, इन्हें भी चांस मिला तो। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखो मैच में अगर इस मैच को आप इस तरीके से देख रहे हो कि जो टीम जीती है वही सही है, तो वो गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक खेल रहे थे। इट्स जस्ट एक होता है ना कि ऐसे मैच में मैं कह सकता हूं कि आज इनका दिन नहीं था। आज किसी की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करना ज्यादा ठीक नहीं होगा, बजाय इसके ये कहना ठीक होगा कि आज संजू सैमसन का दिन नहीं था। आप इसे किसी भी तरीके से ले सकते हो कि ड्यू भी नहीं थी, टर्न होने लगी, उसके बाद उनका खुद का बल्ला नहीं चला, तो आप बहुत सारी चीजों में कह सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो अभिषेक की परफॉर्मेंस आई है, जब वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाया और बॉलिंग में जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आई है, इससे मेरे माइंड में एक सवाल उठता है, मेरे माइंड में सवाल उठता है सिलेक्शन का। क्या ये एक बेटर पिक हो सकते थे वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि जहां आपके पास सिर्फ बैटिंग करने वाले बंदे हों, उससे बेटर है कि आपके पास एक ऑलराउंडर हो और उसमें भी खास करके इस तरीके का हिटर है। लेकिन जो सिलेक्शन हुए हैं उन पे भी मतलब उनकी अब की परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो वो उतनी अच्छी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी अच्छी नहीं है तो वर्ल्ड कप में अच्छी हो नहीं सकती, हो सकती है, उन्होंने पहले भी साबित किया है और तभी उनको लिया गया है वर्ल्ड कप टीम में, और मैं ये मानता हूं पूरी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, अभिषेक जो है वो एक बेटर पिक हो सकते थे। खैर, आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। जी हाँ, साथ ही पोस्ट मैच जब इंटरव्यू हो रहा था तो उस समय मैंने देखा इंटरव्यू भुवनेश्वर कुमार का, जिसमें कि जनरली इस आईपीएल मैंने 2-3 बार ये नोटिस किया कि जब भी किसी प्लेयर से इंटरव्यू लेते हैं या पोस्ट मैच जो सेरेमनी होती है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लोग एकदम खुल के बताने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे टीम की प्लान्स ही बाहर कर दिए हो। लेकिन आज जो मैंने देखा उसमें पता चलता है कि एक मैच्योरिटी लेवल क्या होता है एक प्लेयर का। उन्होंने अपने प्लान्स पूरे डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह दिया कि हाँ प्लान होता है हमारे पास, लेकिन जस्ट प्लान होता है और हम डिसाइड करते हैं। उन्होंने कुछ भी खुल के नहीं बताया। तो ये चीज देख करके मुझे बहुत अच्छी लगी भुवी की कि ये होता है एक मैच्योर प्लेयर। और वहीं अगर आप देखो तो पिछले कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे जिसमें सब बता देते हैं। एक बैट्समैन का भी इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा कि हम इस तरीके से खेलते हैं, तो फिर बाद में वो चीजें कॉपी भी हुई। लेकिन मुझे ये मैच्योरिटी अच्छी लगती है प्लेयर्स में, जब वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कुछ और उसके बाद सीधे मैच में ही वो इंपैक्ट दिखता है और वो स्टार बन के सामने आते हैं। तो मैं इस तरीके की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं
सभी प्लेयर से, और देखते हैं आगे आईपीएल में क्या होता है। अब तो फाइनल मैच ही बचा हुआ है, तो अब जो नेक्स्ट मैच बचा हुआ है केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद का, तो 2 बार का गुस्सा खाए बैठी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद, और जाहिर सी बात है वो बदला लेने के लिए उतरेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी किसी से कम नहीं है। देखो आज के पोस्ट मैच में भी ये कंपैरिजन चल रहा था कि दोनों में से आखिर कौन सी टीम बेटर है, और जाहिर सी बात है अब आखिरी मैच रह गया, सब कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंसेस कंपेयर होंगी। तो जहां एक तरफ आप देखते हो ना कि पैट कमिंस जो है अब वो एक मंझा हुआ कैप्टन हो चुका है, वो सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज कर लेता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेता है डिसाइड। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो श्रेयस अय्यर बुरा नहीं है, वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करवाते हैं, नो डाउट वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन उनके पास एक हैवी मैनेजमेंट है जो कि ये पूरी तरीके से उस सिचुएशन से कम, मतलब अगर सिचुएशन चेंज हो रही है तो भी वहां से प्लान के टिप्स पास होंगे। तो यहां स्पेसिफिकली जो कैप्टन है वो रोल में नहीं है, बजाय इसके कि पूरी टीम, कैप्टन की जगह पूरी टीम जो है वो एज अ स्ट्रैटेजी मेकर काम कर रही है, और वो उसी पे काम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कुछ ही देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जैसे पैट कमिंस ने आज सिचुएशन के हिसाब से अपने कॉल्स लिए हैं और उसमें उन्हें टाइम नहीं लगता, वो समझ गए सिचुएशन, उन्होंने अपने कॉल्स लिए और गेम में चेंज लाया। देखो मैच ये फिर भी हार सकते थे राजस्थान रॉयल्स, हो सकता है मार्जिन थोड़ा कम होता, लेकिन जो स्पिनर्स यूज किए गए सही टाइम पे उसकी वजह से मार्जिन बढ़ गया, 36 रन का हो गया, हो सकता है ये 4-5 रन तक चला जाता, क्लोज चला जाता मैच, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि विकेट भी मिले उसी बीच में। जहां पहली इनिंग में आप देखो कि जो स्लोअर बाउंसेस होते हैं उस पे विकेट मिले थे ज्यादातर, वहीं अगर आप दूसरी इनिंग में देखोगे तो वहां कंप्लीटली स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, तो शाहबाज हो गए, अभिषेक हो गए, तो इस तरीके से उन्हें विकेट मिल रहे थे। तो अगर आप इसी चीज को अगर आप सिचुएशन में रख के देखेंगे हम श्रेयस को, तो अगर श्रेयस को ये चीज देखनी हो तो जब तक मैसेज पास होगा तब तक एक आध ओवर भी अगर निकल गया और हिटिंग ज्यादा हो गई तो वो सिचुएशन खराब कर सकती है। हालांकि मैं ये पूरी तरीके से मानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है गौतम गंभीर पे और उनके मैनेजमेंट पे, साथ ही श्रेयस को भी मैं कोई कमजोर नहीं देखता हूं। और साथ में जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कि सुनील नारायण हिटिंग कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर कर सकते हैं, श्रेयस खुद इतने अच्छे हिटर हैं, तो मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना उनकी टीम में बॉलिंग बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और उस हिसाब से देखा जाए जैसे जिस हिसाब से ये टीम आगे बढ़ रही है ना क्रूज करते हुए, कि हर टीम को इन्होंने उस तरीके से हराया है कि ये टॉप पे रहे हैं थ्रू आउट, तो जो इन्होंने अपनी पोजीशन टॉप पे जाने के बाद ये नीचे नहीं आए हैं, तो जो इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है मुझे लगता है कि ये बस उसी तरीके से खेलना चाहेंगे और गेम को डोमिनेट करना चाहेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। लेकिन मैंने हारने के बाद भी ये आपको कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद को कमजोर नहीं समझा जा सकता है। पैट कमिंस एक ऐसा कैप्टन है जो सिचुएशन का फायदा उठाएगा, इस मैच में उठाया उसने, नेक्स्ट मैच में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो जाहिर सी बात है अब वो अपने पिछले मैच से भी सीख चुका है, तो काफी कुछ है कि अब ना ये फाइनल बैटल की तरह है, अब इसमें आर्या पार की लड़ाई है और वाकई में ये फाइनल्स ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये आर्या पार की लड़ाई है और उसमें देखने लायक ही होगा कि आखिर दोनों कैप्टन्स, दोनों मैनेजमेंट अपना दिमाग कैसे लगाती है। अब ये एक बार फिर से वही लड़ाई हो गई कि एक तरफ काव्य मरन की टीम है और दूसरी तरफ शाहरुख खान की टीम है। अब ये पूरी तरीके से इस फाइट में आप देखो, अब इसमें सिर्फ वोटिंग होनी होती ना तो मैं क्लियरली कह देता कि भाई शाहरुख खान की टीम जीत जाएगी, क्योंकि भाई इस देश के इतने बड़े स्टार है ना कि सिर्फ वोटिंग से जिताया जा सकता है उन्हें, लेकिन जहां बात परफॉर्मेंस की आ जाती है ना तो परफॉर्म तो टीम को ही करना पड़ेगा। हालांकि साथ में मुझे भी बीच में अभी ये खबर आई थी कि शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक लग गया था, तो जान के बड़ा दुख हुआ कि यार दिल्ली का है वो बंदा, दिल्ली का है और स्पोर्ट्स को ना इतना लाइक करता है, मतलब मैं तो चाहता कि उसे दिल्ली की टीम मिले, उसको दिल्ली की टीम मिलनी चाहिए थी और दिल्ली को विराट कोहली मिलना चाहिए था, ये मैं मानता हूं। लेकिन हर चीज हमारे मानने से, हमारे कहने से तो होती नहीं है, बिजनेस अपने तरीके से वर्क करता है। तो बड़ा दुख हुआ था ये जान करके कि यार शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक लगा है, तो आई होप कि वो रिकवर करे और उस मैच में भी सपोर्ट करना है। और मैं चाहूंगा कि यार इस बार वो बाहर खड़े होकर के सपोर्ट ना करे, अंदर एसी रूम से सपोर्ट करे, शीशा लगा हुआ हो ताकि उनकी भी तबीयत खराब ना हो और भाई सभी सारे प्लेयर फिट हों और उस तरीके से खेले, एकदम जम के खेले कि कोई मिसफील्ड नहीं है और साथ में अंपायरिंग भी अच्छी हो यार, आज की तरह नहीं कि मतलब देखो जब करने पे आते हैं ना, जब दान करने पे आते हैं तो वाइड भी दान कर दी इन्होंने आज। लेकिन सच बताऊं तो यार अंपायरिंग का वो इतना लेवल मत गिरा दो कि कभी भी कुछ भी अपने मन से कुछ भी दे रहे हैं। तो एक तो घटिया अंपायरिंग नहीं चाहिए, अच्छी फील्डिंग चाहिए,
फिट बंदे चाहिए दोनों साइड के प्लेयर फिट हो, तब आएगा मजा। और भाई किसी और की कोई तबीयत खराब ना हो, हम तो यही चाहेंगे। बाकी आप लोगों को जैसा भी फील होता है वो आप कमेंट में डाल सकते हो। धन्यवाद।